ओके, तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और मेरा नाम जो है प्रेम शंकर पांडे यानी पीएचडी है। करेक्ट, आप में शायद कुछ लोग जानते भी हैं। और यहाँ पर बायोलॉजी में जो है मैं आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि जेनेटिक्स। विशेष करके यहाँ पर मेंडेलियन जेनेटिक्स और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात होती है। जब जेनेटिक्स की बात आती है तो एक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आता है। करेक्ट, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जो है आप डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन ये सब पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट मैं लेने जा रहा हूँ वो पार्ट आपका बेटा होगा कौन वाला, मेंडल वाला विशेष करके। लेकिन उसको पढ़ने के पहले बैकग्राउंड बनेगा इस चैप्टर का काफी। और ये चैप्टर ओवरऑल काफी कॉन्सेप्चुअल है और इसमें सबसे बड़ी बात है न्यूमेरिकल भी कई बार आते हैं। और इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल लेके चलूंगा एनसीईआरटी से, स्पेशली न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट से। थियरी लेवल पर हम एनसीईआरटी में ही रहेंगे, थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हैं जो आते रहे हैं नीट में, उसको हम लेंगे एक्स्ट्रा। अदरवाइज थियरी लेवल पर ज्यादा एनसीईआरटी बेस ही रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट पर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल, तो उससे परेशान ना होना। एक ब्रेन में लेके चलना है कि इसमें बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन टाइप के न्यूमेरिकल होंगे कुछ, है ना, 1/2 इंटू 1/2 लाइक दैट, ऐसे न्यूमेरिकल होंगे। और इस चैप्टर को हम आपको 8-10 लेक्चर में पढ़ाएंगे पूरा। और आप भी जानते हो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आया, 3 तो गलत बोल दिया, 6-7 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से आ जाते हैं कई बार। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते एलन के बच्चों के, क्योंकि हम उतने हाई लेवल पर ले जाके इसको पढ़ाते हैं कि आपके क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होते हैं इस चैप्टर से। करेक्ट, और इजी है। अगर आप ध्यान से पर डे के लेक्चर देख रहे हैं, गैप नहीं आना चाहिए, इसमें गैप आएगा। स्पेशली स्टार्टिंग के 3 से 4 लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के थीम पर पूरा लेक्चर घूमेगा, आगे का 4, 5, 6 लेक्चर। तो स्टार्टिंग का 3 लेक्चर आप एकदम इजी जो बातें हैं, जैसे कि इसमें हम टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएंगे। आप समझ लीजिए कि आपको वो बहुत इजी लगेगा, आप शायद इग्नोर भी करें, लेकिन उसी इजी के बीच में कोई ऐसा चीज बोल जाऊंगा जो आपके बहुत काम का होगा। करेक्ट, स्पेशली न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, तो आपको बाद में पछताने का मौका न लगे कि यार मैंने इग्नोर कर दिया। वैसे तो आपके पास वीडियो पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी, मुझे भी। करेक्ट, तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ज्यादा फालतू बातें न करके। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ पर हमें ये पढ़ना इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को बजा के हम बोलते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का मतलब होता है डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। करेक्ट, आपका जो है हेरिडिटी और वेरिएशन जो है आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। क्लियर है भैया? आपने सुना होगा जेनेटिक्स का नाम जी.जे. मेंडल ने दिया था। आगे हम इसके विषय में डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म आया बेटा, एक हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। तो पहला टर्म हम लेते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स एक जनरेशन हो गया, ऑफस्प्रिंग सेकंड जनरेशन हो गया, दैट इज 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक्स हेरिडिटी में जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। गौर करिए, पहली बात जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर मतलब कि जो डायरेक्ट जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हमारे आपके बॉडी में 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं, कुछ डायरेक्ट जीन के द्वारा कंट्रोल है, ज्यादातर कैरेक्टर तो जीन से ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन एनवायरमेंट की वजह से जो हमारे बॉडी में, हमारे कैरेक्टर में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, वो एनवायरमेंटल होते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर बात होती है जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन केवल होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक बात बहुत क्लियर कर लीजिए, इट डील्स विद द लाइक बिगेट्स लाइक, दैट इज मेंबर्स ऑफ ईच स्पीशीज प्रोड्यूसेज ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप, मेंबर्स ऑफ ईच स्पीशीज। करेक्ट, एसपी मतलब स्पीशीज, प्रोड्यूसेज ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप। जैसे मंकी है तो जो मंकी का ऑफस्प्रिंग होगा वो मंकी टाइप का ही होगा, ह्यूमन होगा तो ह्यूमन टाइप का ही होगा, ऐसा नहीं है ह्यूमन को मंकी टाइप का होगा। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल आपको एक बात पता चली, हेरिडिटी वो फिनोमिना है जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में
सिमिलरिटी मेंटेन करता है बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। क्लियर है भैया? इसकी वजह से हम इंसान जैसे ही सब होते हैं, मतलब देखिए जितने भी ह्यूमन है सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, उनका पेरेंट्स अपने ही टाइप का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। करेक्ट? तो यहां पर एक टर्म आता है हेरिडिटी और दूसरा टर्म आता है इनहेरिटेंस। वैसे तो हम इन दोनों टर्म को साइनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं। करेक्ट? साइनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को, लेकिन इनहेरिटेंस छोटा सा डिफरेंस है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। करेक्ट? और कैरेक्टर के ट्रांसफर होने को हम बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे मेरा कोई कैरेक्टर है ना, मेरे ऑफ स्प्रिंग में जो गया, या आपका जो कैरेक्टर आपके ऑफ स्प्रिंग जाएगा, या आपके पापा का जो कैरेक्टर आपके बॉडी में आया वो हुआ, उसके ट्रांसमिशन को, कैरेक्टर को एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाने को हम बोलते हैं हेरिडिटी। किस प्रोसेस के द्वारा जाएगा, किस मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। करेक्ट? छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट? इट इज द प्रोसेस बाय विच हेरिडिटी अकर्स, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर अकर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। करेक्ट बेटा? अब हेरिडिटी से क्या आपको पता चला? सिमिलरिटी मेंटेन होती है। तो अब हम बात करेंगे वेरिएशन। करेक्ट? तो वेरिएशन क्या होता है भैया? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। करेक्ट? गौर करिए, सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में या इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेज है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। वेरिएशन जैसे मैं आपसे पूछूं, इन जनरल मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा वेरिएशन क्या होता है, पूछा मैंने, तो बच्चों ने जवाब दिया सर डिफरेंसेज। किसके बीच में डिफरेंस? आप और जिस टेबल पर आप बैठे हो उसके बीच में, या आप और चेयर के बीच में, या आप और गोभी के बीच में। बोलो, इंसान और गोभी के डिफरेंसेज देखोगे क्या? नहीं। आपको जब भी देखना है डिफरेंसेज सेम स्पीसीज। करेक्ट? ऐसा नहीं कि आप जो है भैंस के बगल में खड़े होके और बोलिए कि देखिए मैं कितना, मेरा स्किन कलर फेयर है भैंस के कंपेरेटिवली। करेक्ट? नहीं, भैंस एक अलग स्पीसीज है, आप एक अलग स्पीसीज है। जब भी आपको डिफरेंसेस देखनी है, किसके बीच में देखना है सर? सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में। करेक्ट? तो गौर करिए, जब जेनेटिक्स की बात आती है तो उसमें हेरिडिटी आता है पहला फिनोमिना, और दूसरा फिनोमिना क्या आता है? वेरिएशन। गौर करें, हेरिडिटी वो फिनोमिना है जो सिमिलरिटी पैदा करता है कि इंसान का बच्चा इंसान जैसा होगा, लेकिन वेरिएशन वो फिनोमिना है जो पापा को, बच्चे को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बनाता है। ऐसा नहीं पोटैटो की तरह क्लोन बन जाएगा, टोमेटो की तरह क्लोन बन जाएगा एकदम से, उसमें भी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। करेक्ट? तो ये वो फिनोमिना है जो सेम स्पीसीज के मेंबर को डिफरेंट बनाता है, या दूसरे तरीके से बोलो ऑफ स्प्रिंग को पेरेंट्स से डिफरेंट बनाता है। नहीं तो सब एकदम कॉपी हो जाएंगे, एकदम ऐसा नहीं होता। सिमिलरिटी ये मेंटेन करेगा और पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में, और डिफरेंसेस ये मेंटेन करेगा। करेक्ट? तो इसकी वजह से हम अपने पापा मम्मी से बहुत थोड़ा थोड़ा डिफर करते हैं। एकदम से डिटो तो हम अपने पापा मम्मी जैसे नहीं होते ना। करेक्ट? तो ये वो फिनोमिना है जिसकी वजह से हम थोड़े अलग होते हैं। करेक्ट? और ये जो वेरिएशन है, डिफरेंसेज है, ये हो सकता है बेटा मार्फोलॉजिकल है, आपके मार्फोलॉजी में हो सकता है, थोड़ा बहुत आपके फिजियोलॉजी में हो जाए, हो सकता है आपके सेलुलर लेवल पर साइटोलॉजी में, हो सकता है आपके बिहेवियर में हो। ये मार्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, साइटोलॉजिकल होता है। अब देखिए, यहां पर हमने अभी तक आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन बताई, तो ये वेरिएशन टॉपिक छोटा सा है। वैसे तो पूरी जेनेटिक्स खत्म होने के बाद इसे पढ़ाना चाहिए लीगली, कि पहले हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और फिर पढ़ेंगे वेरिएशन, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम यहीं फिनिश कर देंगे 10-12 मिनट में। तो वेरिएशन का टाइप ले लेते हैं। अगर वेरिएशन के टाइप की बात करें तो दो टाइप है, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। करेक्ट? अगर हम बात करें बेटा, सोमैटिक वेरिएशन का दूसरा नाम है सोमैटोजेनिक वेरिएशन। करेक्ट? और जो जर्मिनल वेरिएशन है बेटा, उसका नाम है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। करेक्ट सर?
सोमेटोजेनिक और ब्लास्टोजेनिक। नाम से पता चल रहा सोमेटिक सेल में होगा और जर्मिनल सेल में होगा। मैं आगे डिटेल करूंगा, डोंट वरी, अभी जस्ट चार्ट है, क्या क्या पढ़ना है, ये टाइप्स ऑफ वेरिएशन, यही अगला टॉपिक होगा। अब जर्मिनल वेरिएशन दो टाइप का, कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन और डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस दो टाइप का, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक, और डिसकॉन्टिन्यूअस भी सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक। तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अभी हमने जस्ट आपको जेनेटिक्स का क्या बताया, डेफिनेशन, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस और वेरिएशन। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अभी एक हमने चार्ट बनाया था, उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इतनी बेसिक बात है कि क्वेश्चन पूछता रहा है हमेशा नीट या जब एम्स होता था, करेक्ट। हम भी यहाँ पर उतनी ही बातें आपको बताएंगे जितने से आपका काम चल जाए, करेक्ट। मतलब कि एनसीईआरटी में न होते हुए भी इतनी बातें हमने ली है, करेक्ट। इसमें बेसिकली दो चार एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, बाकी कुछ नहीं। सोमेटोजेनिक और ब्लास्टोजेनिक। सोमेटोजेनिक यानी कि सोमेटिक वेरिएशन और ब्लास्टोजेनिक यानी कि जर्मिनल वेरिएशन। ये सोमेटिक सेल में अपीयर होगा, करेक्ट सर। ये आपका जो है सोमेटिक सेल में बॉडी के, सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आपके बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं। एक जो है बेटा आपका पूरी बॉडी जिससे बनी है, टेस्टिस और ओवरी के अंदर जर्म सेल को छोड़ दो तो पूरी बॉडी जो आपकी बनी है दैट इज सोमेटिक सेल्स की बनी है। टेस्टिस और ओवरी में, मेल की टेस्टिस में, फीमेल के ओवरी में कुछ जर्म सेल होते हैं जो स्पर्म और एग बनाते हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो पूरी की पूरी बॉडी सोमेटिक है। जब सोमेटिक सेल में कहीं से वेरिएशन आए तो उसे बोलते हैं सोमेटोजेनिक या सोमेटिक। और ये वेरिएशन जो आता है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब ये बर्थ के बाद आता है, बर्थ से नहीं आता, यानी पेरेंट इसको नहीं देती है ना। तो ये नॉन इनहेरिटेबल होता है, मतलब इसका इनहेरिटेंस नहीं होता, मतलब कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। एग्री सर? ये लाइफ टाइम के दौरान आया। ये किसकी वजह से होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर की वजह से। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ज्यादा आपने किसी ऑर्गन को यूज किया, जैसे मान लीजिए कोई राइट हैंडेड है तो उसका राइट हैंड ज्यादा यूज होता है। कोई पहलवान है ना, WWF में लड़ाई करता है तो उसने अपनी बॉडी बिल्डिंग, अपनी मसल को बहुत डेवलप किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर अपनी बॉडी बिल्डिंग कर लिया तो अगला जनरेशन भी उसका पहलवान ही पैदा होगा, ऐसा नहीं, उसको फिर से बॉडी बनानी पड़ेगी, करेक्ट। कॉन्शियस एफर्ट, आप जो पैदा होने के बाद एफर्ट करते हैं, जैसे लर्निंग एबिलिटी, आप अपनी चीजों को लर्न करने की एबिलिटी, एजुकेशन, आप डॉक्टर बनेंगे तो इसका मतलब नहीं कि आपका बच्चा ऑटोमेटिक डॉक्टर बन जाएगा, उसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। इंटेलिजेंस, आपने मेहनत करके अपने ब्रेन को डेवलप किया, ब्रेन को निखारा, कुछ तो देखो थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का रोल होता है इनमें, ऐसा नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मेजरली आपके पास लाख इंटेलिजेंसी हो, अगर उसका प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइजेशन ना हो तो वो आपकी इंटेलिजेंस किसी भी काम में, इंटेलिजेंट तो टेररिस्ट भी होते हैं, तभी तो इतने आसानी से काम कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो किस तरीके से आप इंटेलिजेंस का यूज करते हो, ये कॉन्शियस एफर्ट है। ट्रेनिंग ऑफ सम पेट्स, डॉग, कैट, इन सब को जो ट्रेनिंग दी जाती है डॉग वगैरह को, पेट्स को, कि इस पर्टिकुलर चीजों के लिए, है ना, जैसे स्मेलिंग पावर का, ये सब का, स्लिम बॉडी, किसी ने मेहनत करके स्लिम बॉडी बनाई, ये सब अगले जनरेशन में नहीं जाने वाली, ये हमारे कॉन्शियस एफर्ट, अपने एफर्ट से आई हुई चीजें हैं, करेक्ट। तो ओवरऑल हिंदी में बात करें, सोमेटोजेनिक इनहेरिटेंस जो है वेरिएशन अगले जनरेशन में नहीं जाएगा, ये बर्थ के बाद आएगा, यानी लाइफ टाइम के दौरान डिराइव किया जाएगा। दैट्स व्हाई दीज कैरेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एग्री? इनको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर। ब्लास्टोजेनिक यानी कि जर्मिनल वेरिएशन, करेक्ट बेटा, जर्मिनल वेरिएशन, ये जर्म सेल में, एग्री, जर्म सेल यानी कि स्पर्म और एग को बनाने वाले, तो ये इनहेरिटेबल होता है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। और ये जर्मिनल वेरिएशन जो है बेटे दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। Continuous variation is also called as fluctuating variation because they fluctuate on either side of the average या mean value of the species, mean of the species, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, एक सिंपल बता देता हूं, बाद में इसको आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, डोंट वरी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस,
करेक्ट। तो ये मान लिया हमने एवरेज वैल्यू हुई, तो ये दोनों के तरफ फ्लक्चुएट करेगा, इधर इधर, ये कम वाले ये ज्यादा वाले, एवरेज वैल्यू वाले सबसे ज्यादा होंगे, करेक्ट। एवरेज वैल्यू वाले इसमें हमेशा नंबर में क्या होंगे, जो एवरेज वाला होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, करेक्ट। नॉर्मली दो टर्म मैं बोल रहा हूं, आपको शायद न समझ में आए, लेकिन इसको डिटेल में मैं लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, यहां पर एवरेज वैल्यू के दोनों तरफ ये फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए फ्लक्चुएटिंग, शायद न समझ में आए। दूसरा, ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के बारे में डील करता है, शायद ये भी आपको न समझ में आए। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के बारे में डील करता है। क्वांटिटेटिव यानी नंबर से रिलेटेड, अमाउंट से रिलेटेड, क्लियर है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर, ये नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, बल्कि ये बोलो मेनली, उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे रीजन होते हैं, हम बात करेंगे आगे, डोंट वरी, करेक्ट। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन एक मीन वैल्यू, जैसे अगर इंसानों में देखो हाइट, तो हाइट जो है आपकी एक मीन वैल्यू के दोनों तरफ जो है वेरी करती है। कैसे कि नॉर्मली अगर ह्यूमन हाइट की बात करें तो 5.7 टू 5.8 इंच हाइट वाले एवरेज होते हैं, मेल की बात करें, एवरेज मैक्सिमम नंबर। लेकिन उसी में 4 फीट 5 फीट और 6 पॉइंट समथिंग फीट वाले भी होते हैं, लेकिन उनका नंबर कम होता है। कम हाइट, ज्यादा हाइट वाले कम होंगे और एवरेज वाले सबसे ज्यादा होंगे, एग्री। तो इसमें दो टाइप, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक, बस एक लाइन में दिमाग में रख लो। सब्सटेंटिव का मतलब अपीयरेंस में चेंज होना, और मेरिस्टिक का मतलब बेटा नंबर में चेंज होना। जैसे हाइट, हमारी हाइट ये सब्सटेंटिव, अपीयरेंस, स्किन कलर या कोई भी आई कलर या हेयर कलर, मिल्क यील्ड, कितना अमाउंट ऑफ मिल्क यील्ड करती है काउज, ओके, शेप ऑफ द बॉडी डिफरेंट लोगों की, तो ये जो होता है सब्सटेंटिव, ये अपीयरेंस, गौर करिए, हाइट, शेप, कलर, ये अपीयरेंस में चेंज हुआ हमारे, है ना। और क्वांटिटेटिव एक ऐसा हुआ कितना लंबा है, स्किन कलर कितनी इंटेंसिटी की कलर है, मिल्क यील्ड कितना ज्यादा है, 5 लीटर 5 लीटर, शेप कैसा है, करेक्ट। मेरिस्टिक, चेंज इन नंबर ऑफ बॉडी पार्ट, जैसे सेगमेंट्स इन अर्थवर्म, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन द ईयर ऑफ व्हीट, व्हीट देखा है आपने, कितने ग्रेन्स है एक ईयर में, ईयर बोलते हैं जिसमें व्हीट के ग्रेन्स होते हैं। सेगमेंट्स इन अर्थवर्म, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इट रिप्रेजेंट द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, नॉट द डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये तो आप कर लोगे। लेकिन ये सेगमेंट्स इन अर्थवर्म, यहां पर इसके एग्जांपल इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डोंट वरी। डिसकॉन्टिन्यूअस, सडन, अनप्रेडिक्टेबल, इनहेरिटेबल, एकाएक होता है, ये एकाएक नहीं होता, ये हर जनरेशन में प्रॉपर्टी जाता रहता है, पहले से ये होता है, हमारे स्पीशीज में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। जैसे मेरी हाइट मान लीजिए 5 फीट 7 इंच है, तो मेरे में ये वेरिएशन है, मेरे फादर की हो सकता है 5.6 हो सकता है 5.8 हो, मेरे बच्चों की हो सकता है जो है 5.6 हो, 5.4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हाइट तो पहले से है ना। अर्थवर्म में सेगमेंट, किसी में 120 है, किसी में 121 है, किसी में 100 है, तो 100 to 120 वेरिएबल है वो, बोलिए। तो सेगमेंट्स पहले से है, लेकिन वो धीरे धीरे वेरी कर रहा है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर या सम अदर रीजन, बेसिकली क्रॉसिंग ओवर, करेक्ट। लेकिन ये एकाएक आते हैं, सडन, डिसकंटिन्यूअस, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बेटा, करेक्ट, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, और ये सडन आता है मेनली ड्यू टू म्यूटेशन। और अगर हम बात करें सब्सटेंटिव वेरिएशन और मेरिस्टिक, तो फिर अपीयरेंस, करेक्ट, और मेरिस्टिक, नंबर, जैसे पॉलीडेक्टाइली 5 फिंगर नॉर्मली पाया जाता है, अगर 6 फिंगर किसी में पाया जाए पॉलीडेक्टाइली, जैसे ऋतिक रोशन का याद होगा, एक्स्ट्रा फिंगर इन द हैंड, ओके। सब्सटेंटिव, अपीयरेंस, शॉर्ट लेग्ड एंकॉन शेप, आगे मैं इसे म्यूटेशन में लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस याद करो। नॉर्मली जितनी भी एंकॉन शेप थी उनके लेग बड़े थे, एक जो है उन ढेर सारी लॉन्ग लेग्ड शीप में से एक स्मॉल लेग्ड शॉर्ट लेग्ड शीप आ गई, क्यों आई? म्यूटेशन की वजह से। सिनडेक्टाइली, SYN डेक्टाइली, सिन मतलब फ्यूज्ड, फ्यूज्ड फिंगर, बोलो बेटा। ब्रैकी मतलब स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल फिंगर, फिंगर का छोटा होना अपीयरेंस में चेंज है।
फिंगर का फ्यूज होना, अपीयरेंस में चेंज है। सिंडेक्टाइली, शॉर्ट लेग एंड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये दिमाग में रखना। अगर बहुत एडवांस क्वेश्चन बनेगा तो 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ पर नंबर में चेंज हो रहा, पॉलीडेक्टाइली अपीयरेंस में चेंज हो रहा। आप इस एग्जांपल को लीजिए, हाइट, स्किन कलर जो हम लोगों में है वो सब जो है बेटा सब्सटेंटिव है, अपीयरेंस में कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? अगर यहीं से मैं एक शॉर्टकट में बात करना चाहूंगा तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो है आपके म्यूटेशन थियरी का बेस्ड बनाता है, म्यूटेशन थियरी पर बेस्ड है, ह्यूगो डे व्रीज। और ये जो है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो डार्विन ने अपनी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में किसकी बात की? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की। और जो ह्यूगो डे व्रीज थे वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन बात की। ये पहले से होता है, चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा, और ये एकाएक सडन आता है म्यूटेशन की वजह से, बेसिकली क्रॉसिंग ओवर की वजह से। एग्री? तो दैट इज फ्यू टर्म एंड एग्जांपल्स अबाउट द वेरिएशन। जी, अब हम बात करेंगे कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की, और ये वो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हैं जो जेनेटिक्स पढ़ते वक्त अलग अलग टॉपिक में अलग अलग जगह पर यूज होंगे। बिना इनके जेनेटिक्स का पढ़ना मुश्किल है, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, और पढ़ेगा तो कॉन्सेप्ट डीप में जब जाके पढ़ेंगे तो वो दिक्कत करेगा। करेक्ट? तो ये 10-15 टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है? जैसे सबसे पहला करेक्टर है, टर्म है हमारा करेक्टर। करेक्टर का मतलब होता है बेटा फीचर, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फीचर की बात करें तो जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट के बारे में बात करें, किसी ऑर्गेनिज्म की साइज की बात करें, किसी ऑर्गेनिज्म के किसी बॉडी पार्ट के कलर की बात करें, या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी शेप की बात करें। करेक्ट? आप ये बात दिमाग में रखना कि यहाँ पर हम ज्यादातर जो करेक्टर लेंगे वो पाइसम सेटाइवम यानी पी, गार्डन पी का लेंगे, मटर का। करेक्ट? जैसे स्टेम हाइट ऑफ अ पी, किसी पी प्लांट के स्टेम हाइट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेम हाइट इज अ फीचर, सीड शेप इज अ फीचर, सीड शेप is a feature, seed color is a feature. Correct? तो these are the feature, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर में भी मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द ट्रेट, डिटेक्टेबल वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर। गौर करिए, किसी एक कैरेक्टर की बात हो रही है और उसके डिटेक्टेबल वेरिएंट की बात हो रही है। डिटेक्टेबल वेरिएंट, जैसे इंसानों में हाइट की बात करें तो कुछ भाई छोटे हैं, कुछ एवरेज हाइट के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो वो हाइट का डिटेक्टेबल वेरिएंट हुआ। वैसे ही अगर हम पाइसम सेटाइवम के स्टेम हाइट की बात करें तो उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट या तो होगा टॉल या तो ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्टेम हाइट, एंड दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ए ट्रेट। मतलब हिंदी में बात करो तो कैरेक्टर के डिटेक्टेबल वेरिएंट को या डिस्टिंग्विशेबल फीचर को, डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर को हम बोलते हैं क्या? आपका ट्रेट। मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट कैरेक्टर इज कॉल्ड ए ट्रेट। फिर से बोलता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ए ट्रेट। जैसे स्टेम हाइट की बात करें तो या तो होगा टॉल या तो होगा ड्वार्फ। सीड शेप की बात करें या तो होगा राउंड या होगा रिंकल। सीड कलर की बात करें तो या तो होगा येलो या तो होगा ग्रीन। तो दीज आर ट्रेट। करेक्ट? लेकिन यहां पर मैं खास बात बताता हूं, जैसे आप एक पाइसम सेटाइवम लिए तो या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। ऐसा तो नहीं होगा कोई पाइसम सेटाइवम टॉल ड्वार्फ बोलोगे, नहीं। तो एक बार में या तो एक प्लांट टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। इसीलिए नॉर्मली हम कैरेक्टर और ट्रेट को बेटा किसकी तरह यूज कर सकते हैं? साइनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं। करेक्ट? कैरेक्टर और ट्रेट डेफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है डेफिनेटली, कि हाइट इज अ कैरेक्टर, हाइट के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? बोलिए ट्रेट। लेकिन एक समय में एक ऑर्गेनिज्म के लिए आप या तो टॉल बोलोगे या तो ड्वार्फ, तो कैरेक्टर और ट्रेट जो है आपस में क्या हो गए? करेक्ट? बोलिए साइनोनिम। आप मतलब कैरेक्टर की ट्रेट कई जगह पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं 7 कैरेक्टर, मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे रिसर्च के लिए? 7 कैरेक्टर।
लेकिन आप जानते हो 7 कैरेक्टर बोलना गलत है, उसी को बोलो 14 ट्रेट। क्या बोलो? 14 ट्रेट। सही है। तो जीन या फैक्टर, जीन टर्म जो है आपका बेटा दिया था जोहानसन साहब ने 1909 में, और फैक्टर टर्म दिया था मेंडल साहब ने। करेक्ट। गौर करिए, जीन या फैक्टर, मेंडल ने जिसको पहले फैक्टर बोला था उसी को बाद में जोहानसन ने क्या बोला? जीन। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ अ जेनेटिक कैरेक्टर, जो किसी जेनेटिक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इट इज अ सेगमेंट ऑफ, अगर एक जीन को हम डिफाइन करें तो ये डीएनए का एक सेगमेंट है। डीएनए तो बहुत बड़ा सा होता है, जो किसी पर्टिकुलर जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे और उसके ट्रांसमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज कॉल्ड ए जीन। ये एक जनरल डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप जीन का रियल डेफिनेशन पढ़ते हो, आगे मैं भी आपको म्यूटेशन में बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन यहां पर मैं एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं कि समय को बचाऊं और कंफ्यूजन को बचाऊं, नहीं तो यहीं पर बिना डीएनए को प्रॉपर बताया म्यूटेशन को ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो। तो कोई डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है, वो जो एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है और वो उसके ट्रांसमिशन के लिए, इसीलिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी इज जीन। केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होगा? डीएनए, क्योंकि जीन किसके बने होते हैं? बेसिकली डीएनए के। अब अगर हम बात करें बेटे एलील या एलिलोमॉर्फ, करेक्ट, तो दीज आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, जो कि किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। जैसे कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या बोला? ट्रेट, कि एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, नॉर्मली 2 होते हैं। वैसे ही एक जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को, अभी नहीं समझ में आएगा, चिंता मत करिए, समझ में आ जाएगा सब थोड़ी देर में। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलील या एलिलोमॉर्फ। और इस टर्म को सबसे पहले दिया था बेटा किसने? बेटसन साहब ने। किसने दिया था? बेटसन ने। तो these are alternative forms of a gene which are located on the same locus in the homologous pair chromosome and controls the expression of a character or a pair of trait। और एक पेयर ट्रेट को या एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और कंडीशन होगी सेम लोकस। पहली 3 बातें दिमाग में रखिए। पहला, एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। दूसरी बात, उनकी लोकस होगी सेम। तीसरी बात, वो एक कैरेक्टर या एक पेयर ऑफ ट्रेट को कंट्रोल करेंगे। अब चलिए हम रियल में समझते हैं व्हाट इज जीन और एलील। गौर करिए भैया, ये एक आपका क्रोमोजोम है। बोलिए, क्रोमोजोम में सर ये रेड कलर का आपका लीनियर डीएनए है, और डीएनए आप जानते हो डबल स्टैंडर्ड होता है, लीनियर अगर इंसान की बात करें तो, ठीक है। उसी में गौर करिए, ये एक कोई डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है, करेक्ट, और ये छोटा सा टुकड़ा जो है आपका एक जब एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन, और प्रोटीन ही क्या होते हैं? एंजाइम, और एंजाइम उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल, ट्रेट या कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को रोकेगा। तो ऐसा डीएनए का कोई सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे या ट्रेट के एक्सप्रेशन कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड ए जीन। और जब रिप्रोडक्शन होगा तो यही क्रोमोजोम अगले जनरेशन जाएगा। हमारे बॉडी में जो क्रोमोजोम आया है वो हाफ क्रोमोजोम 46 है, 23 कहां से? पापा से, और 23 कहां से? मम्मी से। तो उनका क्रोमोजोम आया कि नहीं हमारे पास? जब क्रोमोजोम आएगा तो ये डीएनए भी तो आएगा। तो ये वो एक डीएनए का टुकड़ा है जो प्रोटीन बना के या एंजाइम बना के किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। क्योंकि आप जानते हो कोई एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट को किस में बदलता है? प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट से किसी कैरेक्टर का या ट्रेट का एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है। बोलिए, एंजाइम सबस्ट्रेट को किस में बदलेगा बेटा? प्रोडक्ट में। एग्री? तो ये बात जीन की समझ में आई कि नहीं? कोई भी डीएनए का टुकड़ा जो किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, दैट इज कॉल्ड एज जीन या फैक्टर। जीन बोला जॉनसन ने, फैक्टर बोला बोलिए मेंडल ने। अब हम बात करते हैं एलील की। गौर करिए बेटा,
एलील जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि पहली बार जो कोई जीन बना वो बना किस लिए कि किसी वो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता था, मतलब वो फंक्शनली एक्टिव था। बोलिए, मतलब वो फंक्शनली क्या था, एक्टिव था। तो गौर करिए, अब मान लीजिए बेटा कि इस जीन में ये ब्लू वाला जो पार्ट है, इसी को हम फिर से क्रोमोसोम को बना लेते हैं। करेक्ट भैया, ये क्रोमोसोम हो गया, ये जो है आपका डीएनए हो गया, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। बोलिए, अब ये जो आपका डीएनए का टुकड़ा है, करेक्ट, इसमें क्या हो गया सर, म्यूटेशन। क्या हो गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या होना, चेंज होना। बोलिए, चेंज होना। तो जब म्यूटेशन हुआ तो ये आपका डीएनए पूरा एज इट इज है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कहीं पर क्या आ गया भैया, चेंज आ गया। बोलिए, और उस चेंज के आने से अब हो सकता है कि ये एमआरएनए को ना बनाए और प्रोटीन को ना बनाए, तो बोलो कैरेक्टर का भी एक्सप्रेशन ना हो प्रॉपर, या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है ये डीएनए का टुकड़ा प्रॉपर आरएनए न बनाए, फंक्शनल आरएनए मतलब एमआरएनए, बोलिए एमआरएनए, बोलिए, और प्रोटीन न बनाए और कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल ना करे। या हो सकता है कि ये कोई डिफेक्टिव प्रोटीन बना दे, आरएनए बनाए डिफेक्टिव प्रोटीन बना दे, या हो सकता है कि प्रोटीन का अमाउंट का कुछ भी हो सकता है। सारी सिचुएशन हम देखने वाले हैं। बट यहां पर आप इतना समझिए कि कोई डीएनए का टुकड़ा है जो प्रोटीन बना के, एंजाइम बना के किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब उसमें म्यूटेशन हुआ उसी सेगमेंट में, उसी लोकेशन पर, बोलिए उसी सेगमेंट में, उसी लोकेशन पर, और अब वो या तो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को नहीं कंट्रोल कर रहा, या तो कुछ डिफेक्टिव कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंज आ गया। बोलिए, पहली बात, ये दोनों क्रोमोसोम एज इट इज है, दोनों में डीएनए सेम है। बोलिए, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, बोलिए होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। करेक्ट बेटा, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम। और होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम में अगर मैं बोलूं ये कोई जीन है 1, तो जीन 1 में एक पेयर क्रोमोसोम है, वही जीन 1 यहां पर जो है कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा, जबकि यहां पर प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा एक्सप्रेशन को। करेक्ट, यहां पर यही डीएनए का टुकड़ा प्रॉपर कैरेक्टर को कंट्रोल, एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा, जबकि यहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा। बोलिए, दोनों की लोकस सेम है कि नहीं? डीएनए सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होने की वजह से कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट, तो ये दोनों डीएनए सेम है, यानी जीन सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शन में डिफरेंस आ गया। बोलिए, अगर यही डीएनए का टुकड़ा प्रॉपर तरीके से कैरेक्टर के एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। बोलिए, और ये प्रॉपर तरीके से नहीं रोकता है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रिसेसिव एलील। अरे बोलो ना। तो क्या हुआ कि एक ही जीन दो तरीके से वर्क कर रहा, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा, दूसरा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा। सही है, तो एक ही जीन कितने अल्टरनेटिव फॉर्म्स में है, 2, और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं 2 से ज्यादा फॉर्म्स में भी ये हो सकता है। अगर फिर से इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए तो नया हो जाए, फिर से बार बार म्यूटेशन होने की वजह से नई 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 एलील बन सकते हैं। करेक्ट, ओवरऑल बेसिकली एक जीन के कितने फॉर्म्स होते हैं, 2, लेकिन 2 से ज्यादा बन सकते हैं कि नहीं? जब 2 से ज्यादा फॉर्म्स होंगी तो उसको बोलिए हम क्या बोलेंगे सर, मल्टीपल एलील्स। क्लियर है बेटा? जैसे एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं नॉर्मली, वैसे ही एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। गौर करिए, जैसे एक टॉल है,
टॉल में या तो होगा ड्वार्फ, सॉरी हाइट है, हाइट में या तो होगा ड्वार्फ या तो होगा टॉल। अब हाइट को मान लो कोई कंट्रोल कर रहा जीन 1, इसके दो फॉर्म्स हैं, एक जो है मतलब कि कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, कैपिटल टी टॉल को, स्मॉल टी ड्वार्फ को। बोलिए, तो यहां पर जो ये फंक्शनल है उसको आप कैपिटल टी मान लो, और जो कम फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल उसको स्मॉल टी मान लो। तो एक ही जीन के कितने अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए? 2 फॉर्म्स हो गए। बोलिए पहली बात, किसकी वजह से ये नया फॉर्म्स बना? म्यूटेशन की वजह से। और बोलिए इन दोनों फॉर्म्स की लोकस क्या होगी भाई साहब? सेम होगी। अरे होगी या नहीं होगी? तो दोनों फॉर्म्स की लोकस भी क्या होगी? सेम होगी। और बार बार म्यूटेशन होगा तो क्या बनेंगे? मल्टीपल एलील बनेगा। यहां पर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, बस इतना समझिए कि जैसे कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम बोलते हैं ट्रेट, वैसे जीन के भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, उनको बोलते हैं एलील या एंडोमॉर्फ। और एलील की लोकस रख लो अपने हमेशा, एक जीन के चाहे 2 एलील हो चाहे 10 एलील हो, लेकिन लोकस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ये बात आगे मैं मल्टीपल एलील में और डिटेल में बताऊंगा आपको, डोंट वरी। क्लियर है? लोकस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। और वो किस पर होंगे? होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम पर। और एक इंपॉर्टेंट बात कि एक इंडिविजुअल में एक जीन के मैक्सिमम कितने एलील पाए जाएंगे? 2। अगर किसी जीन के 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स है तो दूसरे इंडिविजुअल पाए जाएंगे। ये सब बातें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो इतना ही समझिए कि ये जो है एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन है जो किसी कैरेक्टर या किसी पेयर ऑफ ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, और उनकी लोकेशन क्या होती है? सेम होती है। कहां पर? होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम पर। तो दैट इज अबाउट द 4 टर्म, कैरेक्टर, ट्रेट, जीन, एलील। ओके जी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में, यानी टर्म्स यूज्ड फॉर इन द जेनेटिक्स। तो एक टर्म वैसे तो ये आप सेल में भी पढ़ते हो 11th में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो इसको आप लिखते हो N से और इसको आप लिखते हो 2N से, है ना। अगर हम हैप्लॉइड की बात करें तो व्हेन अ सेल कंसिस्ट ऑफ 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप कॉल्ड एज हैप्लॉइड, और जब व्हेन अ सेल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप कॉल्ड एज डिप्लॉइड। करेक्ट? तो ईच टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे जनरल मैं बात करूं ह्यूमन में तो कितने क्रोमोसोम है? 46। और मेल में 22 प्लस XY। करेक्ट बेटा? मेल की अगर बात करें तो 22 पेयर प्लस XY, और फीमेल की बात करें तो 22 पेयर प्लस XX। क्रोमोसोम भले ही आपके पास 46 है, लेकिन टाइप 23 ही है फीमेल में, और मेल में 24, क्योंकि वहां पर XY है। तो जैसे मैं अगर आपके किसी में बनाता हूं क्रोमोसोम, तो जैसे ये फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड सो ऑन, एंड दैट इज 23rd पेयर। करेक्ट? 23rd पेयर। तो आप देखिए ये जो क्रोमोसोम आपके बॉडी में पेयर में पाए जाते हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं। सारे क्रोमोसोम जो पेयर्ड है वो एक टाइप के होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखिए भाई, अगर क्रोमोसोम पेयर में है, यानी कि व्हेन अ सेल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, आपके पास 23 टाइप के क्रोमोसोम है और हर के 2-2 हैं, तो डिप्लॉइड हो गया। और हर किसी के अगर एक एक है, एक टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, ऐसे 23 टाइप के, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ओवरऑल अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड, और डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम अगर कॉपी में है तो उसको डिप्लॉइड बोलेंगे, और हर क्रोमोसोम अगर इंडिविजुअल एक एक है, सिंगल है, तो उसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। भाई अगर किसी क्रोमोसोम, किसी के सेल में या इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है तो उसकी एक ही एलील होगी ना। तो जो हैप्लॉइड होते हैं उनमें 1 एलील ऑफ अ कैरेक्टर होते हैं, किसी एक कैरेक्टर के लिए केवल कितने एलील होते हैं? एक। जबकि जो डिप्लॉइड होते हैं उनमें 2 एलील ऑफ अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के लिए उसमें कितने एलील होते हैं? नॉर्मली 2, गारंटेड नहीं है, लेकिन नॉर्मली कितने होते हैं? 2। क्लियर है? आगे पिक्चर क्लियर किया जाएगा, सही है ना। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम, मान लो
इस पर भी कैपिटल टी है, इस पर भी कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी हो, तो ये डिप्लॉयड हुआ तो इसमें 2 एलील है हर क्रोमोसोम के। लेकिन अगर ये हैप्लॉयड होगा तो एक ही एलील होगा, कोई या कैपिटल टी या स्मॉल टी। एग्री? आगे और पिक्चर क्लियर होगा, डोंट वरी। अब बेटा हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। चलिए, हैप्लॉयड डिप्लॉयड की बात हो गई। हैप्लॉयड में मैंने बोला कि सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी, और 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम तो डिप्लॉयड, क्योंकि हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है तो एक कैरेक्टर के लिए एक एलील होगा, और हर क्रोमोसोम की जब 2 कॉपी है, एक कैरेक्टर के लिए कितने एलील होंगे? 2। होमोजाइगस, इफ एन इंडिविजुअल है 2 सिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन, किसी जीन के जो 2 एलील है वो सिमिलर है और कैरेक्टर के लिए, तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी, तो ये होमोजाइगस हुआ। स्मॉल टी होमोजाइगस हुआ, ये कहलाएगा होमोजाइगस द्वार्फ, करेक्ट? या इसी को बोलते हैं प्योर द्वार्फ, इसको बोलते हैं होमोजाइगस टॉल या प्योर टॉल। तो होमोजाइगस के लिए हम और दूसरा टर्म क्या लेते हैं बेटा? प्योर, करेक्ट? होमोजाइगस और प्योर। हेट्रोजाइगस या इम्प्योर या हाइब्रिड, इफ एन इंडिविजुअल हैज 2 डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन और अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के लिए 2 आइडेंटिकल एलील नहीं, 2 डिफरेंट एलील, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस केस में भी क्या होगा? ये टॉल। आगे बात होगी क्यों, गौर करिए। अब हम बात करेंगे हेमीजाइगस। देखो बेटा, पहली बात आपने बोला, जब भी ये सारे टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं, करेक्ट? और इसमें 2 एलील है, यहां पर भी मैंने 2 एलील दिखा है, यहां पर भी, यहां भी। इसका मतलब जिन इंडिविजुअल की बात हो रही है वो आंख बंद करके क्या है? डिप्लॉयड है। एग्री? डिप्लॉयड इंडिविजुअल। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल में वैसे भी एक कॉमन सेंस की बात हो गई कि हर जीन के लिए कितने एलील होंगे? 2। नॉर्मली डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हर जीन या हर कैरेक्टर के लिए फॉर एवरी जीन या एवरी कैरेक्टर कितने एलील होंगे? 2। जैसे हम लोग डिप्लॉयड हैं तो हाइट के लिए हमारे पास कैपिटल टी या स्मॉल टी, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, या कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट? लेकिन अगर हैप्लॉयड है, जैसे हमारा गैमीट हैप्लॉयड होता है, तो उसमें हर जीन के लिए कितने एलील होंगे? 1। बोलिए, आपकी पूरी बॉडी है, आप क्या हो? डिप्लॉयड। नॉर्मली पूरी बॉडी के सेल क्या है? डिप्लॉयड। तो हर सेल में हर जीन के लिए, हर कैरेक्टर के लिए कितने एलील होंगे? 2। लेकिन जो हमारा स्पर्म और एग होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉयड। तो हर जीन के लिए, हर कैरेक्टर के लिए उसमें कितने एलील होंगे? 1। तो यहां पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टर्म किसके लिए यूज हुआ? डिप्लॉयड, क्योंकि 2 एलील दिखाए गए। अब बात करते हैं हेमीजाइगस की। अगर किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, गौर करिए, 2n है, बोलो कितने एलील होने चाहिए एक जीन के लिए? डिप्लॉयड इंडिविजुअल में एक जीन या एक कैरेक्टर के कितने एलील होने चाहिए? 2। लेकिन अगर किसी जीन या किसी कैरेक्टर के लिए डिप्लॉयड इंडिविजुअल में सिंगल एलील होने चाहिए कितने? 2। तो उसे बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। बेटा याद रखना, हेमीजाइगस कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगी जब इंडिविजुअल कैसा हो? डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड में बोलो एक जीन के लिए कितने एलील होते हैं? 2। लेकिन अगर डिप्लॉयड में कितने एलील हो एक जीन के? सिंगल एलील ऑफ अ जीन, देन इट इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस कंडीशन। जैसे मेल, ह्यूमन में सारे मेल ऐसे नहीं होते, ह्यूमन मेल इज हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेट। गौर करिए, जैसे यहां पर ये रहा आपका एक्स क्रोमोसोम और ये रहा आपका वाई क्रोमोसोम, है ना? एक्स और वाई। तो गौर करिए, एक्स और वाई में जो है, वाई पर कुछ ऐसे जीन हैं जो एक्स पर नहीं है, यहां कोई दूसरा है। जैसे यहां पर टीडीएफ है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, जो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर नहीं है, इसकी जगह पर कोई दूसरा है, एक्स ले लिया मान लो, है ना? सिंगल एक्स ले लो। तो आप देख रहे हो वाई क्रोमोसोम के इस पार्ट में टीडीएफ है लेकिन एक्स पर नहीं है, तो यहां पर टीडीएफ का कितना एलील हुआ? 2 की 1, सिंगल एलील हुआ। तो जबकि इंसान कैसा है? डिप्लॉयड। तो बोलिए ये हेमीजाइगस कंडीशन कहा जाएगा कि नहीं? फिर से, अगर किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में 2 एलील होने के बजाय किसी कैरेक्टर या किसी जीन के लिए कितने एलील हो? 1,
तो उसे क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस कंडीशन। डोंट वरी, अगर आया समझ में तो इट्स ओके, नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगा सेक्स लिंकेज तो वहां बहुत पावरफुली पूरा डिटेल में इसके बारे में बात होगी। डोंट वरी। डोमिनेंट एलील, गौर करिए, ऐसे एलील नॉर्मली हम डोमिनेंट किसे बोलते हैं, जैसे देखिए यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो बोलिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये होता है टॉल के लिए, ये होता है ड्वार्फ के लिए। लेकिन अगर कैपिटल टी होगा तो स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना एक इंडिविजुअल टॉल ड्वार्फ होगा, नहीं। तो यहां पर जो है ये क्या हो जाएगा, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो यहां पर किस एलील ने एक्सप्रेस किया, कैपिटल टी ने, स्मॉल टी ने एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब कहने का मतलब दो एलील है, एक एक्सप्रेस किया एक नहीं किया। जो एक्सप्रेस किया उसे बोलते हैं डोमिनेंट एलील, जो नहीं एक्सप्रेस किया उसे बोलते हैं रिसेसिव एलील। क्लियर है भाई साहब? तो गौर करिए, ये तो डेफिनेशन ये हुई कि जब दो डिफरेंट एलील हो और जो एक्सप्रेस करे दोनों में से उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस ना करे उसे बोलते हैं रिसेसिव। लेकिन यहां पर एक और अच्छी डेफिनेशन आपको डोमिनेंट एलील के बताते हैं, द एलील व्हिच एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ऐसे एलील जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस करे, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एलील। कैसे? कैपिटल टी बोलो, दोनों सेम है, होमोजाइगस हुआ तब भी टॉल हुआ। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हुआ, हेटेरोजाइगस, लेकिन तब भी क्या हुआ, टॉल। तो कैपिटल टी दो कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा, होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस। क्लियर है? और कोई भी ऐसा एलील जो होमो और हेटेरो दोनों में एक्सप्रेस करे, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एलील। रिसेसिव एलील, द एलील व्हिच एक्सप्रेस ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन, केवल और केवल होमोजाइगस। तो स्मॉल टी तभी एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी, यानी कि हो जाएगा ड्वार्फ। क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। जैसे देखो स्मॉल टी ये स्मॉल टी होमोजाइगस में एक्सप्रेस किया, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो नहीं एक्सप्रेस किया ना स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, नहीं। तो जो केवल होमोजाइगस में करे उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव, और जो होमो और हेटेरो दोनों में एक्सप्रेस करे उसे बोलते हैं क्या, डोमिनेंट एलील। तो दैट इज अबाउट द फ्यू टर्म। आगे और टर्म की हम बात करते हैं, डोंट वरी, ये चीजें थोड़ी थोड़ी बताई जा रही है, आगे और क्लियर होगी जब हम क्रॉस कराएंगे जी। तो कुछ टर्म और आगे बढ़ते हैं, और ये अपने आप में टर्म प्लस क्वेश्चन है सबसे बड़ी बात। जैसे ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम अ पेरेंट। पेरेंट मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है ना, पेरेंट मतलब पापा मम्मी है ना, जो हस्बैंड वाइफ होंगे वही तो पापा मम्मी बनेंगे बेटा। ओके, तो एक पेरेंट से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग। और गौर करिए, व्हाट इज सिबलिंग, प्रोजेनीज ऑफ सेम पेरेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम। अलग अलग समय पर एक ही पेरेंट से सेम पेरेंट, कंडीशन क्या है, सेम पेरेंट, और वो अलग अलग समय पर जो प्रोड्यूस हुए, जैसे ब्रदर सिस्टर कॉल्ड एज सिबलिंग्स। प्योर लाइन क्या होते हैं, होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड बाय द सेल्फिंग ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। कोई होमोजाइगस इंडिविजुअल है, इसी का सेल्फिंग करा देना है, इसी का सेम में रिप्रोडक्शन। जैसे बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं तो उसमें हो जाएगा ना कैपिटल ए के साथ, तो सारे ऑफस्प्रिंग होमोजाइगस होंगे, इसको बोलेंगे प्योर लाइन। होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड बाय सेल्फिंग ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। फॉरवर्ड जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स, जब हम फिनोटाइप से जीनोटाइप स्टडी करते हैं। जैसे आपको एक प्लांट दे दूं मैं, टॉल प्लांट, करेक्ट दिख रहा, टॉल प्लांट, टॉल नहीं दिख रहा तो देख लो टॉल। अब मैं पूछूं आपका इसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका भी पैटर्न मैं बताऊंगा आगे स्टडी, टेस्ट क्रॉस। तो या तो वो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट। तो फिनोटाइप आपको दे दिया गया कि भैया किसी का हेयर कलर डार्क है, तो क्या जीनोटाइप है आपको पता लगाना है। तो दैट इज फॉरवर्ड या क्लासिकल जेनेटिक्स, और ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में पूरा यही पढ़ते हैं हम, फिनोटाइप टू जीनोटाइप पढ़ते हैं, करेक्ट। रिवर्स जेनेटिक्स, जीनोटाइप टू फिनोटाइप। जैसे मैंने आपको कोई डीएनए का सेगमेंट दे दिया, अननोन जीन, करेक्ट, कोई डीएनए का टुकड़ा दे दिया मैंने आपको और बोला कि भैया ये डीएनए का टुकड़ा कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, अननोन जीन एक्सप्रेशन। और ये बात अगर आपको पता लगाना है तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक में जाना पड़ेगा, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि आपका पूरा चैप्टर ही है, डोंट वरी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक या जेनेटिक। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, ये तीन टर्म है, अक्सर आते रहे एग्जाम में। सबसे पहली बात, ऑल द थ्री टर्म्स आर रिलेटेड विद द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन, करेक्ट।
इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन। ओके, अलग अलग मेथड से जब जेनेटिक्स का यूज करके हम जो है आपका इंप्रूवमेंट करें ह्यूमन रेस या ह्यूमन वैरायटी के लिए यूजेनिक्स, गाल्टन ने सबसे पहले ये टर्म दे रखा था। कैसे जेनेटिक्स का यूज करके आप ह्यूमन रेस का इंप्रूवमेंट करेंगे भैया? ऐसे कि मान लो 10 इंडिविजुअल है, 10 में से 2 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें बहुत भयानक डिजीज है। कोई ऐसी डिजीज है जो उनके ऑफस्प्रिंग अगर गया तो लीगल होगा, डेथ करेगा। तो ऐसे लोगों को मैरिज से रोक दिया जाता है। शॉर्टकट में एक बताया मैंने आपको जस्ट, ऐसे लोगों को मैरिज करने से रोका जाता है कि इनका जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जेनेटिक डिफेक्ट ट्रांसफर होगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सोसाइटी के लिए। इससे बढ़िया इनकी मैरिजेज को रोका जाए। तो यूथेनिक्स, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बाय प्रोवाइडिंग बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन या न्यूट्रिएंट, बेटर न्यूट्रिएंट या एनवायरमेंटल कंडीशन दे के भी ह्यूमन का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको पता है केवल इंटेलिजेंट होने से, आप सब इंटेलिजेंट है लेकिन केवल इंटेलिजेंट होने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते। जब तक कि आपको बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन और न्यूट्रिएंट घर में ना दिया जाए तब तक आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक एक से इंटेलिजेंट है जो गलत जगह पैदा होते हैं और टेररिस्ट, आतंकवादी या चोर चाहिए ये सब बनते हैं। करेक्ट? तो बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन भी देके या न्यूट्रिएंट देके भी ह्यूमन का इंप्रूवमेंट किया जाता है। इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बाय द यूज ऑफ बायोटेक या जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूथेनिक्स बोलते हैं उसको। करेक्ट? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके भाई कोई हमें जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इससे भी ह्यूमन का इंप्रूवमेंट होगा। तो दीज आर द 3 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जेनिक्स से जेनेटिक्स, थेनिक्स, थेन से न्यूट्रिएंट और फेनिक्स से जेनेटिक इंजीनियरिंग। करेक्ट? अब हम फिर से आते हैं, जो है अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे और अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स के डिटेल में। थोड़ा थोड़ा जाते हैं, अंदर घुसते हैं, जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन। जी मतलब जेनेटिक्स प्री मेंडेलियन जो था वो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें केवल और केवल फालतू बातें हुई थी जो कि आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। करेक्ट? यहां पर हमारा इससे लेना देना नहीं है। ओके, सेकेंड आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। यही तो न्यू है, भले ही शॉर्टेस्ट समय के लिए था सर, सबसे कम समय के लिए मेंडेलियन जेनेटिक्स थी, लेकिन रियल जेनेटिक्स का जो इवोल्यूशन हुआ, लोगों को जो जेनेटिक्स का नॉलेज मिला, इट इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली ड्यू टू द मेंडल साहब। और इसी को मेंडलिज्म या मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। पोस्ट मेंडेलियन जो हम पढ़ेंगे, तो ये दोनों हम बात करेंगे और वो उसके बच्चे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अब फालतू बातें रही, कोर्स में नहीं रहा। टर्म जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल, जीजे मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बेटसन अगेन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, इसलिए क्योंकि मॉर्गन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। गौर करिए, ड्रोसोफिला जानते हो, फ्रूट फ्लाई, एंड गेव वेरियस कॉन्सेप्ट लाइक लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये सब कॉन्सेप्ट ड्रोसोफिला के लिहाज से इन्होंने दिए थे। तो ड्रोसोफिला पर इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और ये कुछ नए नए टर्मिनोलॉजी बताए जो कि मेंडल साहब नहीं बोल पाए थे, और इसीलिए इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के पापा कहे जाते हैं। ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स आर्कीबाल्ड गैरोड या ए गैरोड, और इन्हें ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर एल्केटोन्यूरिया, जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े हो, दैट इज ब्लैक यूरिन डिजीज। आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडलिज्म किसे बोलते हैं? द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मेंडल। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, किस पर जरा बताइए तो, आगे मैं भी बात करूंगा, पाइसम सेटाइवम पर, यानी कि पी यानी कि गार्डन पी। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी प्रोसेस, कि कैसे जो है ट्रांसफर होता है जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी प्रोसेस, इसको डिस्क्राइब किया, और उसके डिस्क्राइब करने के साथ फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब बातें हालांकि उन्होंने क्लियरली नहीं बोला था, लेकिन फिर भी आगे बात करेंगे, क्लियर हो जाए, डोंट वरी। तो उन्होंने एक तो एक्सपेरिमेंट किए ढेर सारे पाइसम सेटाइवम यानी गार्डन पी पर, और उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी प्रोसेस की कैसे ट्रांसफर होता है कैरेक्टर उसका बताया, और कई प्रिंसिपल जो है उन्होंने फॉर्मुलेट किए, और इन सब बातों को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा? मेंडेलिज्म। क्लियर है? अगर हम मेंडेलिज्म की बात करें बेटा,
तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसको स्टार्ट किया था 1822 में पैदा हुए थे, तो तभी नहीं स्टार्ट हुआ था, करेक्ट, उसके बाद में स्टार्ट हुआ था और 1884 में डेथ हो गई थी इनकी। बहुत कम समय के लिए मेंडल साहब थे अर्थ पर, लेकिन उन्होंने जितना बड़ा काम किया है ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से, यानी कि जेनेटिक्स के बिना ह्यूमन बायोलॉजी नहीं है, मैं बताना चाहता हूं। तो वो बहुत सराहनीय उनका वर्क है और उससे बड़ा रोल बायोलॉजी में कुछ हो नहीं सकता। डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1822, सिलीसिया विलेज, एक छोटे से गांव में हीजेनडॉर्फ, स्पेलिंग पढ़ूंगा HEIZENDORF, लास्ट में एफ है, हीजेनडॉर्फ, ऑस्ट्रिया, जो चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। डेथ 1884 ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, दैट इज ब्राइट डिजीज बोलते हैं इसे, या रियल में बेटा इट इज योर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, करेक्ट, यही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है भैया, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बात हुई। आगे हम पूरे मेंडेलियन जेनेटिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पोस्ट मेंडेलियन यानी कि मॉर्गन वाला एक्सपेरिमेंट, बेटसन वाला एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़ेंगे, करेक्ट।